हमारे और टाइगर के दरमियान सिर्फ शीशे का फ़र्क था और हमें मिले बहुत बड़े बड़े जाइंट कछुए। अच्छा जी, उसके बाद हम गए ज़ू निगारा के महाराजा और शहंशाह के महल में। फिर हम आगे की तरफ मुड़े। आगे तो हद ही हो गई, इंसानों से ज़्यादा इज्जत तो इस जानवर को मिल रही थी। यहाँ पर मलेशियन ज़ू में ऊँट भी रखा हुआ है, लिटरली इस ज़ू में गाय भी रखी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जो है ना हमारा ना तुम्हारा, ये है ज़ू निगारा। जी हाँ, आज मैं आपको लेके आई हूँ मलेशिया के एक ज़ू में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मलेशिया का ज़ू कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जानवर हैं और ये किस तरीके का बना हुआ है। तो आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलें चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मलेशियन ज़ू को। तो ये मेन एंट्रेंस है ज़ू निगारा की। इससे बाहर वाली साइड पे पार्किंग एरिया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पार्किंग की फ़ीस लगती है 10 रिंगिट पार्किंग की फ़ीस है और यहाँ मेन एंट्रेंस पर ही पार्किंग की पेमेंट होती है। अच्छा, तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं और आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल है टिकट्स की, इनके प्राइजेस कितने हैं, बड़ों के, छोटों के और व्हीलचेयर वालों के और फॉरेनर्स के कितने कितने टिकट के प्राइस हैं, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काउंटर भी मौजूद है। आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर अम्ब्रेला, स्ट्रॉलर और व्हीलचेयर भी रेंट पर मिलती है। उसका कुछ डिपॉजिट होता है, तो वो यहाँ से आप रेंट पर आसानी से ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगा हुआ होगा या वीज़ा एक्सपायर होगा तो आपको यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं है। तो यहाँ ज़ू निगारा में जाने के लिए आपके पास वीज़ा होना लाजमी है, क्योंकि जब हमने एंट्री की वहाँ पर तो वहाँ पर बाकायदा उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक किए और हमारा वीज़ा चेक किया। तो बाहर के सारे मामलात निपटाने के बाद हम लोग फिर अंदर की तरफ मुड़े। उन्होंने हमें एंट्रेंस के लिए बैंड दिए हुए थे, जो रिस्ट बैंड थे, हाथ पर बांधते हैं और वो स्कैन होंगे आगे एंट्रेंस पर। फिर यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी जो सबके हाथों पर बैंड बांधकर उसे स्कैन कर रही थी और फिर अंदर जाना अलाउ किया उन्होंने हमें। तो यहाँ पर रुककर लगवा लिए हमने अपने बैंड्स। लो जी, अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले क्या नज़र आता है, वही फ़ोटो खींचने की दुकान। तो ये मैं एक बात आपको लाजमी बता दूं कि आप कहीं पर भी घूमने जाएं यहाँ पर मलेशिया में, ये एक फ़ोटो खींचने की दुकान लाजमी होगी। हम मलाका गए थे, हम गेंटिंग हाईलैंड गए थे, सब जगह पर यही जो है पैदागिरी लगाई हुई है इन लोगों ने। एक कैमरामैन जो है वो बैक स्क्रीन के साथ खड़ा होता है, कहता है आओ फ़ोटो खिंचवाओ, आओ फ़ोटो खिंचवाओ, और तकरीबन 100 रिंगिट की ये हमें फ़ोटो पड़ती है। तो एक दो दफ़ा तो हम बेवकूफ़ बन गए, लेकिन अब हमें समझ आ गई है कि हमने कहीं पर भी घूमने जाना है तो ये फ़ोटो खींचने वालों के चक्कर में नहीं फंसना। और हम डायरेक्ट ही फिर अंदर चले जाते हैं उनको मना करके कि नहीं, हमने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवानी। लेकिन जो लोग न्यू होते हैं उन्हें पहले समझ नहीं आती, वो फिर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि 100 रिंगिट का आपका जो है वो बिल बन गया है। टिकट काउंटर पर ही हमें एक मैप मिल गया था ज़ू का, जिसमें सब चीज़ें और डायरेक्शन मेंशन थी। और दूसरा ये कि यहाँ पर ट्रेन भी मौजूद है। अगर आप यहाँ पर चलना नहीं पसंद करते तो आप ट्रेन की टिकट लेकर भी उसके अंदर घूम सकते हैं, ज़ू के अंदर। तो अब हम ज़ू घूमना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन इंटर होते ही आता है मंकी का। यहाँ पर बहुत सारे इकसाम के मंकी मौजूद हैं। यहाँ पर एक आदमी बच्चों के साथ कुछ ट्रेडिशनल गेम्स वगैरह भी खेल रहा था। हमने थोड़ी देर देखा लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई, फिर हम आगे की तरफ चले गए। मंकी सेक्शन के आगे ही देखा हमने छोटा सा एरिया बनाया हुआ था जो चिल्ड्रन वर्ल्ड का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो उसके अंदर चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे सेक्शन बनाए हुए थे जहाँ पर छोटे बड़े जानवर रखे हुए हैं, लेकिन ये आगे से बिल्कुल ओपन थे, कोई आगे जो है इतनी ज़्यादा वो प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कोई छोटा सा अजीब से चूहे की नस्ल का कोई जानवर था और इसका नाम था गुइनिया पिग। दूसरा हमें छोटा सा प्यारा सा जानवर नज़र आया, वो हेजहॉग था। इसकी कमर पे सब कांटे वगैरह जो होते हैं। तो आपको पता है इसे उर्दू में क्या कहते हैं? इसे उर्दू में कहते हैं खार पुश्त, क्योंकि इसकी कमर पर सारे कांटे लगे होते हैं। सब ये कोने में घुस के सोए हुए थे। उसके बाद अगली हमें मिली पाकिस्तान की शान, हमारे प्यारे बकरी के बच्चे।
तो हमें मलेशिया में भी पाकिस्तान का कुछ मिल गया। यहाँ पर आम रोडों पर ये चीज़ें नज़र नहीं आती, इसलिए इन्होंने म्यूज़ियम में ही रख ली है बकरियाँ। उसके बाद हमने देखे जायंट रैबिट, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था छोटी बकरी के साइज़ के ही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर थे कुछ परिंदे जिनमें काफ़ी सारे पैरट्स ही थे, बल्कि सारे पैरट्स ही थे, वो भी ओपन ही थे और इनके पर कटे हुए थे, इसलिए यहाँ पर जो है आराम से बैठे हुए थे। नेक्स्ट जो हमने देखा वो हमारे लिए यूनिक चीज़ थी, वो थे पोनी हॉर्स, छोटे कद वाले घोड़े जो हमने पाकिस्तान में तो कभी देखे नहीं थे, इसलिए ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी। ये कद में काफ़ी छोटे थे, एक बकरी के साइज़ के जितने होंगे तकरीबन। तो छोटे छोटे घोड़े देखने के बाद हमने यहाँ पर देखी कुछ इंटरनेशनल मुर्गियाँ जो यहाँ पर पता नहीं कौन से मुल्क से आई हुई थी, और उसके बाद हमने देखे छोटे छोटे खरगोश जो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाले खरगोश भी इंटरनेशनल खरगोश ही थे, ये नीदरलैंड के खरगोश थे यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद हमने देखे थाईलैंड के लंबी गर्दन वाले कछुए। यहाँ पर ज़्यादातर कछुए पानी में मौजूद थे, लेकिन एक बेचारा कछुआ बाहर अकेला बैठा हुआ था, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर इस कछुए ने रेस लगाने की ठानी, लेकिन इसका साथी तो दूसरे सेक्शन में बंद था। फिर क्या था, बेचारा अकेला ही रेस में दौड़ने लगा और इसके दौड़ते दौड़ते हमारा दम निकल गया, क्योंकि हम इसके पहुंचने का ही इंतज़ार करते रहे। लेकिन फिर आकर यहाँ ढलान पर कछुए की सवारी फंस गई और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और मुशक्क़त के बाद आखिरकार ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच ही गया। फिर प्यारे कछुए को हम जीत का अवार्ड दे के आगे चल दिए। आगे चलते चलते हमने देखा यहाँ पर गलियों के नाम लिखे हैं, ये रोड्स जो बने हैं ज़ू के अंदर उनके भी नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। इस स्ट्रीट का नाम था जालान तुन अब्दुल राज़िक। जालान मलेशिया में स्ट्रीट को कहा जाता है। यहाँ इस पुल पर एक तरफ हिप्पो था और दूसरी तरफ एलिगेटर था। हिप्पो को बंद किया हुआ था और एलिगेटर सो रहा था, तो हमने एलिगेटर की नींद ख़राब नहीं की और फिर हम वहाँ से आगे की तरफ चले गए। उसके बिल्कुल सामने ही हमें नज़र आता है बी म्यूज़ियम, शहद की मक्खियों का म्यूज़ियम बनाया हुआ था। यहाँ पर शहद के छत्ते भी मौजूद थे और यहाँ पर शॉप भी थी कि पहले यहाँ पर आएँ, आप शहद की मक्खियों से कटवाएं और फिर यहाँ से शहद ख़रीद कर ले जाएं। उससे थोड़ा ही आगे चलने पर हमें देखने को मिले बहुत सारे और प्यारे प्यारे से हिरन। और अगला हमारी लिस्ट में था, मैप में जो नज़र आ रहे थे हमें, वो छोटी नस्ल का कैंगरू था। इसका बच्चा इतना छोटा था, ऐसा लग रहा था कि खरगोश के जितना कोई बच्चा हो। इस शेड के अंदर पता है क्या था, ये जो आगे तस्वीर आएगी वो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेन का भी सिस्टम मौजूद है, लेकिन पैदल चलने की अपनी ही सज़ा है। ओह सॉरी, मज़ा। फिर मैप को फॉलो करते करते हम रेप्टाइल के एरिया में आ गए। उसके बाहर हमें मिले बहुत बड़े बड़े जायंट कछुए जिनकी उम्र तकरीबन 100 से 150 साल तक थी, और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से ये छुपे हुए थे कुछ छाँव में, कुछ दरख्तों के नीचे, और सोए पड़े थे इस तरह से थक कर के पूरे ज़ू की सफाई इन्होंने की हो। उसके बाद देखिए हमने अपनी मैप पर पोजीशन के हम लोग किस जगह पर मौजूद थे, और कुछ और कछुओं के जो है यहाँ पर एरियाज़ बनाए हुए थे। ये भी सब ओपन थे, यहाँ कोई ग्रिल्स वगैरह नहीं लगी थी, सिर्फ शीशे की छोटी छोटी सी यहाँ स्टेप्स लगाए हुए थे। और कुछ कछुए तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पत्थर पड़े हुए हैं, उनका कलर इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट से मैच हो रहा था। उसके बाद हम आ गए रेप्टाइल एरिया में। यहाँ पर रेप्टाइल्स और स्नेक्स रखे हुए हैं। यहाँ की टिकट नहीं है, जैसे हम पाकिस्तान में हमें स्नेक एरिया में लाहौर में ख़ास तौर पर टिकट लेनी पड़ती थी स्नेक्स देखने के लिए, जो अंदर अलग से सेक्शन बना हुआ था। यहाँ पर टिकट का कोई सीन नहीं है, यहाँ आप फ्री एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रोकोडाइल के सेक्शन बने हुए हैं, जहाँ पर बेबी क्रोकोडाइल रखे हुए हैं। बाहर इस एरिया से बाहर बड़े क्रोकोडाइल हैं, जबकि रेप्टाइल एरिया के अंदर छोटे क्रोकोडाइल रखे हुए हैं। यहाँ इनका सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें पानी मौजूद है, और उसमें बाकायदा इन्होंने ज़िंदा मछलियाँ छोड़ रखी हैं कि जब भूख का टाइम हो, खाने का टाइम हो, तो ये क्रोकोडाइल के बच्चे खुद इनका शिकार करें। यहाँ पर रेप्टाइल और स्नेक इस कदर इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं कि इनको
पहली नज़र में ढूंढ पाना या देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत से लोगों के घरों में भी ऐसे सांप मौजूद होते हैं जिसे आस्तीन का सांप भी कहते हैं। तो किस किस के घर में आस्तीन का सांप है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर सांप के साथ साथ इन्होंने लिजर्ड भी रखी हुई थी बड़ी बड़ी, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर्स के सांप थे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक। वाइट कलर का, येलो कलर का और ज़ेब्रा कलर का सांप था, ब्लू कलर का सांप था, एकदम हरे कलर का सांप भी मौजूद था जो पत्तों के साथ इतना घुल मिल जा रहा था कि वो हमें नज़र ही नहीं आया। पहले तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन सी नस्ल के सांप यहाँ रखे हुए थे। ये ब्लू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा और अजीब भी। मैंने ना सारे सांप दिखाए हैं यहाँ पे कि कोई सांप नाराज़ ना हो जाए कि मेरी वीडियो नहीं दिखाई आपने किसी को। यहाँ जी हमने सांप खेल लिया, अब हम बाहर निकलने लगे। हम देखते हैं कि मैप में क्या है आगे, हमने कहाँ जाना है। फिर रेप्टाइल एरिया से निकलकर हमने एक जानवर देखा जो बहुत ही अजीब था, जिसका मुंह बिल्कुल चूहे जैसा था और उसका जिस्म छोटे हिरन के बच्चे जैसा था, और बाकायदा इसको कंचिल नाम भी दिया हुआ था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर ल्यूपर्ड देखना था हमने, लेकिन ब्लैक ल्यूपर्ड था वो हमें दिखा नहीं। उसको छोड़ के हम लॉयन एरिया की तरफ गए जिसमें सबसे पहले सेक्शन में लॉयन था ही नहीं, वो सोया हुआ था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी और हैरानी की बात आपको मैं बताऊं जो हमें देखने को मिली, यहाँ पर टाइगर और लॉयन ऐसे ओपन थे, उनके आगे कोई ग्रिल्स वगैरह या फिर जंगले बड़े बड़े जो नहीं बनाए हुए थे जैसे पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ उन्होंने इस तरह से बाड़ बनाई हुई थी, छोटी छोटी कांच की जो है वो दीवारें बनाई थी और उसके ऊपर ये जो है उन्होंने 3 वायर्स वाला ये ग्रिल लगाई हुई थी। और जो है इसके अंदर पानी, थोड़ा सा पानी था, उसमें तालाब था उनकी जो है वो रिहाइश से आगे। तो तालाब में उन्होंने करंट पास किया हुआ था कि जिसकी वजह से वो जानवर बाहर ना आ सकें। खैर हमें यहाँ पे एक टाइगर जागा हुआ और घूमता फिरता नज़र आ गया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, टाइगर टनल। उसके दोनों तरफ शीशे हैं और सारा कमाल इस व्यू का है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फिर जी हम टाइगर टनल में इंटर हुए और हमें मिला ये व्यू। हमारे और टाइगर के दरमियान सिर्फ शीशे का फ़र्क था और कमाल की क्रिएशन बनाई है अल्लाह ताला ने। इतने करीब से टाइगर हमने आज तक वाकई कभी नहीं देखा। और आपने अगर कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिर टाइगर को देखने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए। ये सारा सेक्शन लॉयन और टाइगर्स का था और हमें कुछ ज़्यादा टाइगर और लॉयन जागे हुए नहीं मिले सिवाय एक इसके। इस जू में एक ही टाइगर टनल बनाया गया है, बाकी किसी भी लॉयन के लिए टनल नहीं बनाई गई ऐसी। टाइगर को देखने के बाद हम आगे गए तो हमें एक वाइट लॉयन ही दिखा, सिर्फ वो भी सोया हुआ था। इस सिक्योरिटी को देख के तो मुझे वो जुरासिक पार्क की फिल्म याद आ गई जिसमें डायनासोर को जंगले के अंदर रखा हुआ था और उसमें करंट पास किया हुआ था। मैं ये सोच रही हूँ जिस दिन इनके करंट के सिक्योरिटी सिस्टम में कोई मसला आ गया फिर किसी न किसी इंसान को ना कुर्बानी देनी पड़ जाए, पता चले कि यहाँ के शेर 2-3 बंदों को निपटा जाए खामखाई। खैर अल्लाह ताला बेहतर करे, कोई ना कोई बैकअप सिस्टम तो होगा ही इनके पास, जब ही इन्होंने ये इतने ख़तरनाक जानवर ऐसे ओपन में रखे हुए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे मिलता है हमें इतना बड़ा सा तालाब, काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी सी है उसके चारों तरफ और बहुत सारे परिंदे, बड़े बड़े बगले जो है ना वो यहाँ पर मौजूद थे। ये तो ओपन ही थे, आई थिंक ये जंगल की वजह से यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ बैठकर हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ी सी ली सेल्फीज़। उसके बाद हम आगे चले गए। आगे चल के हमने देखे कुछ और मुख्तलिफ जानवर, यहाँ पर काफ़ी इकसाम के जानवर रखे हुए थे। उसके बाद हमें मिला यहाँ पर बर्ड सेक्शन। बर्ड सेक्शन कुछ इस तरह का बनाया हुआ था कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ हो और उसके अंदर बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं और जो खुले घूम रहे हैं। हमें जो है अलाउ किया उन्होंने अंदर जाना, हम अंदर गए। कुछ जानवरों को उन्होंने जो है पिंजरे के अंदर ही रखा हुआ था जो ख़तरनाक थे, और जो ख़तरनाक नहीं थे वो ऐसे बाहर घूम रहे थे, जैसे कि ये मुर्गी थी और ये मोर वगैरह। इस तरह के जानवर जो ख़तरनाक नहीं थे वो ओपन थे, हम उन्हें देख सकते थे, और जो ख़तरनाक थे उनको उन्होंने बंद किया हुआ था।
यहाँ पर एक पिंजरे के अंदर दूसरे पिंजरे का रास्ता बना हुआ था। फिर हम दूसरे पिंजरे में एंटर हुए, वहाँ हमने यहाँ कुछ और उड़ने वाले जानवर दिखे। फिर हम परिंदों के केज से बाहर आ गए और हमने मैप फॉलो करते हुए आगे जाने का फैसला किया। रास्ते में हमें जगह जगह ये ट्रेन नज़र आ रही थी, लेकिन हमें इसमें नहीं बैठना था और हमें पैदल चलने का शौक़ था। तो आगे हम चलते गए और हमने देखे प्यार प्यार से हिरन। मसला ये है ना, जो प्यारे प्यारे जानवर करीब से देखने का मज़ा आता है ना, वो ट्रेन में बैठ के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ट्रेन जो है रोड पे चल रही होगी और वहाँ दूर रोक कर वो कहते हैं हाँ जी देख लो यहीं से। तो लोग जो उधर बैठे होते हैं वो उतर तो सकते नहीं हैं, तो उधर से ही वो देख लेते हैं दूर खड़े परिंदों जानवरों को। उसके बाद जी हम आगे चले गए। आगे हमने देखे बड़े बड़े 3 राइनो, जिसे गेंडा कहा जाता है। चलते चलते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर यहाँ कैंटीन पर बैठ के की हमने थोड़ी पेट पूजा और उसके बाद हमने आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू किया। यहाँ पर हमने देखे कुछ जिराफ और शुतुरमुर्ग। यहाँ पर इन्होंने जिराफ का सलाम लेने के लिए ये स्टेयर्स सी बनाई हुई हैं, ऊपर से थोड़ा सा पुल बनाया हुआ है कि आप ऊपर चढ़ के जाएँ जिराफ की हाइट तक और जाके उससे सलाम लेके आएँ। फिर हम भी गए थे ऊपर तक जिराफ का सलाम लेने, लेकिन उसने हमारा सलाम ही नहीं लिया। फिर हम वापस आ गए। अच्छा जी, उसके बाद हम गए ज़ू निगारा के महाराजा और शहंशाह के महल में। जी हाँ, ज़ू निगारा का जो शहंशाह था वो थे पांडा साहब, जिसके लिए बाकायदा तौर पर एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ था, एक महल की तरह उसका एरिया बनाया गया था उसके रहने के लिए ख़ास तौर पे। दरअसल में यहाँ मलेशिया में चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा चाइना का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर पांडा का रिहेबिलिटेशन सेंटर तैयार किया गया है, जहाँ पर 2 पांडाज रखे गए हैं। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि तमाम दुनिया के पांडाज जो हैं वो चाइना की मलकियत है और वो चाइना से ही बिलोंग करते हैं। चाइना पांडाज को मुख्तलिफ़ मुल्कों गिफ्ट के तौर पर देता है और ये रेंट भी लेता है इनका। और अगर कोई पांडा का बेबी पैदा हो जाए चाइना से बाहर तो वो उसका रेंट भी लेता है, जो तकरीबन $2 लाख बनता है, जिसे बेबी टैक्स कहा जाता है। अच्छा, तो हम पांडा को देखने के लिए यहाँ एंटर होते हैं। यहाँ इसकी ग्रोथ के बारे में भी लिखा गया है और नीचे बेसमेंट में जाकर बाकायदा इसके लिए सेक्शन बनाया गया है। ये तमाम एरिया एसी से कवर किया गया था। तमाम एरिया जितना पांडा को दिया गया है इसमें तमाम एयर कंडीशन मौजूद था। यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि आप पांडा को इस तरीके से तंग नहीं कर सकते, आप पांडा को छेड़ नहीं सकते, आप पांडा को आवाज़ें नहीं लगा सकते, आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज़ नहीं कर सकते ताकि पांडा ना डिस्टर्ब हो, आप शोर नहीं कर सकते यहाँ पर कि पांडा की नींद ख़राब हो जाएगी। फुल राजा और महाराजा वाली सर्विस मिल रही है यहाँ पे पांडा को। और जी यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई थी इस पांडा की। 2006 में पैदा हुई है ये और फीमेल है और कुछ और डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर हम आगे की तरफ मुड़े। आगे तो हद ही हो गई, इन्होंने बाकायदा एक बंदा खड़ा किया हुआ है बोर्ड के आगे, मुंह पे उंगली रखकर खड़ा हुआ है और सबको खामोश करवा रहा था वो कि आप शोर ना करें, पांडा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसानों से ज़्यादा इज्जत तो इस जानवर को मिल रही थी और लोग इस कदर शोर कर रहे थे, लेकिन पांडा साहब मस्त सोए हुए थे अपना। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देख रहा है, कौन तस्वीर खींच रहा है। इन्हें पता ही नहीं कौन सी दुनिया में घूमे। $1 का फ़र्क नहीं पड़ रहा था पांडा की नींद पे। ये देखें दूसरी साइड भी बोर्ड लगा हुआ है कि आपने शोर नहीं करना। खैर ये दूसरा पांडा है जो दूसरी साइड पर सोया हुआ है। पांडा के लिए इस कदर खूबसूरत एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, अंदर पूरी ग्रीनरी है और ग्लास से कवर है और ग्रास है, बाकायदा पूरा माहौल दिया हुआ है ऐसे जंगल का कि पांडा को एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में कोई मसला ना हो। पांडा को छोड़कर हम आगे चलते हैं तो आगे हमने देखा पांडा का रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसके अंदर क्या क्या मौजूद था। सबसे पहले उसका किचन, उसके अंदर उसका सामान जो वो खाता है, उसका फ्रिज वगैरह सब चीज़ें किचन के इस्तेमाल की। वो चने खाता है, शुगर खाता है और क्या क्या चीज़ें वो फ्रूट्स में खाता है वो यहाँ पर रखी हुई थी लोग। पांडा को कौन सा ऑयल दिया जाता है, पांडा का स्पेशल केक बना हुआ है। उससे आगे पांडा का चेकअप रूम था, पांडा की बेबीज़ की नर्सरी भी थी। उसके बाद थी पांडा की टॉय शॉप और उसके बाद एक रेस्टोरेंट से गुजरते हुए हम फिर बाहर की तरफ आ गए।
जू के महाराजा साहब से मिलने के बाद हम बाहर आए और बाहर हमने मैप देखा। अभी भी मैप में काफ़ी जगह ऐसी रह गई थी जहाँ हम नहीं गए थे, लेकिन आज हमने ठान लिया था कि आज हमने पूरा जू निगारा देख के ही जाना है। फिर यहाँ पर जंगली बिल्ली बैठी हुई थी जो नज़र ही नहीं आ रही थी। उसकी सिक्योरिटी के नाम पर भी यहाँ पानी का तालाब और बिजली की वायर्स लगी हुई थी। उसके बाद हम और ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पर कुछ इकसाम थी मंकीज़ की और यहाँ चिंपैंजीज भी मौजूद थे। तो जी उसके बाद हमने क्या देखा, ये ऊँट। यहाँ पर मलेशियन ज़ू में ऊँट भी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऊँट देखने को नहीं मिलता, तो लोगों को स्पेशली दिखाने के लिए ऊँट ज़ू में रखा गया है। जबकि हम पाकिस्तानी या इंडियंस को तो जगह जगह पर ये ऊँट नज़र आते हैं क्योंकि लोग जो है ये नॉर्मली ऊँट की सवारी करते हैं। ऊँट काट होती है जो हर जगह नॉर्मली दिख जाती है। उसके बाद जी देखने आ गए हम हमारा हाथी मेरा साथी, और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह दी हुई थी और बहुत ज़्यादा दूर था, उसे देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और हाथी को देखने के बाद हम आगे चल दिए। आगे हमने क्या देखा, लंबे लंबे सींगों वाली गाय। लिटरली इस जू में गाय भी रखी हुई थी, गाय भैंस और इंडियन गाय जो है स्पेशली यहाँ रखी हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से कैमल नहीं देखने को मिलता, इस तरह से गाय भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती नॉर्मली मलेशिया के अंदर। तो यहाँ जू में बाकायदा भैंस भी रखी हुई है, गाय भी रखी हुई है, क्योंकि ये जानवर यहाँ पर कॉमन नहीं है। ख़ास तौर पर कुआलालंपुर में और भी एरियाज़ में, शहरों में ये जानवर इस तरह ओपन देखने को नहीं मिलते जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम अपने अगली स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पर भालू रखे हुए थे, और यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन था कि यहाँ 2 भालू हैं, लेकिन यहाँ एक तो हमें मिला ही नहीं, पता नहीं वो अंदर सो रहा होगा, और दूसरा हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आया, वो भी दूर दूर से। फिर क्या था, फिर हमने वापसी का रास्ता लिया और हमारा सिर्फ एक स्पॉट ही रह गया था मैप के मुताबिक। फिर हमें ये दिखी बर्थडे की सजावट। तो अगर आप जानवरों के साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं तो आप जू में आकर भी बर्थडे कर सकते हैं। तो आप बुकिंग करवा लें, अगर आपने जानवरों के साथ बर्थडे करनी है तो आप अपनी बर्थडे यहाँ आकर मना लें। फिर लास्ट स्पॉट की तरफ जाते जाते हमें कुछ और जानवर भी नज़र आए। यहाँ पर ये पता नहीं क्या है। उसके बाद हमें दिखा ये गिद्ध जो सब कुछ खा जाता है। फिर आगे शॉप पर हमने रुक के लिया ठंडा जूस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा चले थे। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर। दूर से देखने के बाद हमें लग रहा था कि ये तो असली फिशेस नहीं हैं, लेकिन हम करीब गए तो हमने देखा कि यहाँ इतना बड़ा एक्वेरियम बना हुआ था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फिशेस, जायंट फिशेस रखी हुई थी। एक्वेरियम का पानी मैला होने की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन लिटरली यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और प्यारी फिशेस मौजूद थी। और एक्वेरियम के पिछले साइड पर ही एनिमल शो का स्टेज मौजूद था। और इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने रखे हुए थे थोड़े से पेंगुइन, खूबसूरत खूबसूरत। तो इसके साथ ही हमारे पूरे ज़ू का राउंड ख़त्म होता है। और आज मैंने आपको कितने यूनिक जानवर दिखाए हैं ज़ू निगारा के, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने कभी मलेशिया की ज़ू निगारा में विज़िट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।